नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? कृष्णा, सचिन, ऋषिराज, अजय, महेश, विजय, अभय, वंश, विपिन, अजीत, योगेंद्र, प्रतिभा, गोविंद, अभिषेक, आकाश, सुधांशु, रविंद्र, पूजा, कपिल, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्ति अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसे आप वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। जिसे आप किस नाम से जानते हैं? वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता में जो आपका आर्यों द्वारा बसाई गई थी, आर्य का अर्थ क्या था, आर्य कहाँ से आए थे, मैक्स मूलर ने क्या कहा था, दशराग युद्ध कहाँ पर हुआ था, ये सारी चीजें मैंने कल आपसे डिस्कस की थी। और मैंने ये भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत है वो माना जाता है कि बाढ़ के कारण हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं वैदिक सिविलाइजेशन की आगे, तो हम देखेंगे कि भाई इन लोगों का जो मेन व्यापार था या मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। ठीक है, ये लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, इस तरीके की चीज़ें, थोड़ा बेसिक सी चीज़ें, इनके समाज में कौन कौन सी चीज़ें प्रचलित थीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। बेटा, अगर मैं आपसे आगे बात करती हूँ तो आप एक बात ध्यान से सुनिए कि जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे नाम लेने के लिए कि मैम आवाज़ नहीं आ रही है, या कुछ बच्चे मैम क्लास नहीं चल रही है। बेटा, अगर मेरी तरफ से दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूं, फिर एक बच्चा कमेंट नहीं करेगा, फिर क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं, ठीक है, क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे ही ऐसा करेंगे। सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे मेरी तरफ से प्रॉब्लम होने पे। और बच्चे, ये जो चीज़ें अगर आप ऐसा करते हो कि भाई हमारा नाम ले ले मैम इसलिए हम ऐसा करेंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है, इसमें आपका ही नुकसान है। क्योंकि नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के बाद सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप सम्मान समारोह में आएंगे, जब हम आपका नाम लेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने अंदर समझदारी लेके आएं और पढ़ाई जो है अपना पढ़ाई पे फोकस करें, कमेंट्स पे कम फोकस करें। जितना आप कमेंट्स से दूर रहेंगे, जितना आप कॉपी और पेन पर फोकस करेंगे, उतना ही आपका फायदा है बच्चे, उतना ही आपका फायदा है। जितना आप कमेंट बॉक्स पे ध्यान देंगे उतना ही आपका नुकसान है बच्चा, ये सच्चाई है। ठीक है, ये मैं आज आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आपकी शुरुआत है, बहुत सारे बच्चे नए होंगे जो अभी पढ़ने लग रहे होंगे। तो बच्चा, आप गलत चीज़ों से अलग हटके और सही सी चीज़ों की तरफ ध्यान दो। आपको ग्रुप में, आपको जैसे अभी कोई क्वेश्चन पूछना है, भाई आपका टीचर है आपको पढ़ा रहा है, अब पता चल रहा है कि टीचर का ध्यान इधर है, आप उधर कॉमेंट में जो है कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना, तो टीचर कैसे देखेगा। और आपके डाउट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जहां पर आप सभी को ऐड कर दिया गया है। और बच्चों, एक चीज और ध्यान रखो कि जहां पे सारे बच्चों को ऐड कर दिया गया है, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, किसी भी टीचर से जिससे उनको डाउट है, उस टीचर को टैग करके वो उससे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके लिए हर चीज के लिए सॉल्यूशन है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा खुद को फोकस्ड रखना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन की जब मैं बात करती हूं बेटे, तो मैंने कल आपको बताया था कि ये ग्रामीण संस्कृति थी, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे गांव होते हैं उस तरह की ये सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब प्यारे बच्चे, जब हम वैदिक सभ्यता की आगे बात करते हैं तो एक यहाँ पे आपको जानना है कि इनका मुख्य व्यवसाय कैसा था या मुख्य व्यवसाय क्या था। तो बेटा जी, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था बेटा जी पशुपालन। पशुपालन को इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या कहते हैं बेटा? एनिमल हस्बेंड्री। इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, यानी पशुओं को पालना इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। वेरी गुड मैम, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शाबाश।
बेटा यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे, मतलब नॉन वेजिटेरियन, और शाकाहारी भी थे यानी कि वेजिटेरियन। तो दोनों तरह का खाना यहाँ के लोग खाते थे, मांसाहारी भी थे और शाकाहारी। मांसाहारी मतलब नॉन वेजिटेरियन और शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन, ये इसकी इंग्लिश होती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे बेटा, टेलीग्राम ग्रुप 8 बजे ओपन हो जाता है, 8 बजे। ठीक है, और 8 से 10 आपका ओपन रहता है 2 घंटे के लिए। उसमें आप 1 घंटे में एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पेपर उठाओ, पेन उठाओ, पेपर पे क्वेश्चंस लिख दो और फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप में टैग कर दो। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, मतलब 1 घंटे में आप 10 क्वेश्चन भी पूछ सकते हो पेपर पे लिख के, इमेज भेज के। ठीक है, आगे देखें तो मांसाहारी भी थे और मैम शाकाहारी भी थे। यहां पे बेटा 4 वर्ग आपको देखने के लिए मिलते हैं इस समाज में, 4 क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। और वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, तो मैम एक तो यहां पर होता था पुरोहित। पुरोहित बेटा आपको पता है किसको कहते थे, पंडित को कहते थे। बेटा पहले पुरोहितों का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, राजा भी इनसे सारी चीजें जो है डिस्कस करके किया करते थे। एक होता था योद्धा, योद्धा मतलब वॉरियर। एक होता था बेटा जी व्यापारी, ठीक है, एक होता था व्यापारी। व्यापारी आपको पता ही होगा कि क्या करता है, तो मैम जाहिर सी बात है व्यापारी व्यापार करता है, ठीक है, किसी भी चीज का व्यापार कर सकता है। और एक होता था बेटा जी श्रमिक। तो ये 4 क्लासेस आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी, 4 वर्ग आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये 4 वर्ग आपके कहां देखने के लिए मिलेंगे, वैदिक सभ्यता के अंदर। आगे मैं आपको बता दूं बेटा कि जैसे आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो कैसी थी मैम, यहां पर जो सोसाइटी थी वो थी यहां पर पितृसत्तात्मक। कैसा समाज हो गया था बेटा जी, पितृसत्तात्मक। जल्दी से बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा समाज था, यहां पे है पितृसत्तात्मक यानी कि पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी मैम, यानी कि समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक, जो कि आज भी आपका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक। यानी आपके समाज में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास चली गई, पुरुषों के पास चली गई। और आप देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के बाद में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे गिरावट आना शुरू हो गई। तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था बच्चे, वो कैसा था, वो मात्र सत्तात्मक था, लेकिन यहां पर कैसा हो गया, पितृसत्तात्मक। वेरी गुड, जिन बच्चों ने लिखा है मात्र सत्तात्मक, तो ये कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज है मैम। यहां पर पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो पुरुषों के पास चली गई। आप देखते होंगे कि घर में जो निर्णय लिए जाते हैं वो ज्यादातर पिताजी के द्वारा लिए जाते हैं, और हमारे समाज को क्या बना दिया गया, पुरुष प्रधान देश बना दिया गया। और आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान ही है, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी ही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे तो क्या इस समय पर बाल विवाह होता था मैम, क्या इस समय पर चाइल्ड मैरिज होती थी, तो आप कहोगे नहीं होती थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी। क्या इस समय पर दहेज प्रथा थी, क्या इस समय पर दहेज लिया जाता था, जी हाँ। क्या इस समय पर पर्दा प्रथा थी, क्या महिलाएं घर में पर्दा करती थी, नहीं करती थी। क्या इस समय पर सती प्रथा थी, क्या इस समय पर सती सिस्टम था, नहीं मैम, ये भी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया सती सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा गुप्त काल में, नहीं था। लेकिन यहां पर चाइल्ड मैरिज नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा बेटा जी हमारे यहां पर कभी भी हमारा कल्चर था ही नहीं। ये तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हमारे देश में कि हमें अपनी लड़कियों को कहना पड़ा कि भाई आप पर्दा करके निकला करो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा इतिहास में जब यहाँ पर आपके जो हैं बाहर से लोग आएंगे, जिसमें स्पेशली हम बात कर रहे हैं मुगल शासकों की। मुगल शासक क्या करते थे कि उनके पास एक जगह होती थी हरम, और हरम में वो जितनी भी सुंदर महिलाएं होती थीं उन सबको वहां पर रखते थे, चाहे वो महिला किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। अगर वो महिला सुंदर है और उनको वो पसंद आ गई तो वो तुरंत उसको ले जाते थे और हरम में रख देते थे। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई अपनी लड़कियों से कि भैया पर्दा वर्दा करके निकला करो। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी हुआ करती थी,
तो उससे बचने के लिए महिलाओं ने अपने शरीर को ढकना शुरू कर दिया था। मतलब वो घूंघट करने लगी थी, जो बुर्का वाला कॉन्सेप्ट चला वो भी तभी चला था। तो ये सब जो चीजें चली ये अकॉर्डिंग टू टाइम यहाँ पर चली, है ना। लेकिन आज आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में था, नहीं था, यहाँ पर है, नहीं है। ठीक है, ये चीजें क्यों आई, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। ये कोई कल्चर नहीं, कोई संस्कृति नहीं है, लेकिन इसको क्या किया गया, अब हमारे यहाँ पर एक कल्चर के रूप में बना दिया गया कि भाई घर की बहू है तो जेठ से पर्दा करेगी, ससुर से पर्दा करेगी। ये चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए समाज में मिलती हैं। तो एक्चुअली पर्दा प्रथा क्यों आई थी ये आपको मैंने बताया है कि आखिर कारण क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मैम, ऐसी बातें नहीं है तो कैसी बात है विजय कुमार, आप बता दीजिए। बेटा सती प्रथा मोनू मैंने कल भी बताया था। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा होती थी जिसमें पहले के समय पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को भी उसके साथ ही जला दिया जाता था, उसकी पत्नी को उसके साथ ही जला दिया जाता था। इसी को सती प्रथा कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। आगे चल सकते हैं, यहां तक आपको चीजें समझ आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। बाल विवाह आप समझते हैं क्या होता है, दहेज आप समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, अब आगे मनुष्य ने सबसे पहले किसी वस्तु को अपना हथियार बनाया, बेटा जी तरुण पत्थर। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके नोट्स में हैं। आगे चले तो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में एक हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है जब हम समाज में रहते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर एक क्वेश्चन आप यहां पे आपका पूछा जाता है कि भाई जाति व्यवस्था। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे जाति व्यवस्था की, बेटा हिस्ट्री पढ़ते समय अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर घर से आना। ठीक है, हिस्ट्री में खुद को सेंटर में मत रखना, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिसमें तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि मैम ने ऐसा कह दिया, मैम ने ऐसा कह दिया। लेकिन मैम नहीं कह रही हैं, इतिहास कह रहा है। मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूं जो मुझे नहीं बताना चाहिए और मैं बता रही हूं, या जो इतिहास में नहीं लिखा गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलेंगे, अपनी जो सीमित सोच है उसको ओपन करके क्लास में आएंगे। यही एक पढ़े लिखे स्टूडेंट की पहचान भी होती है। ठीक है, अब आगे देखिए यहां पर जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम। जाति व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम, जब हम इसकी बात करते हैं बेटा तो आप ध्यान रखेंगे कि जाति व्यवस्था की जब मैं बात करती हूं वैदिक काल में, है ना, दो उसमें बांटेंगे हम इसको। पूर्व वैदिक काल में कैसी थी, यानी प्री वैदिक पीरियड, पूर्व वैदिक काल, और बेटा जी एक हुआ करती थी उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक पीरियड। तो ध्यान से सुनना, पूर्व वैदिक काल में जाति व्यवस्था बेटा जी कर्म पर आधारित थी, बेस्ड ऑन कर्मास, यानी जो जैसा कर्म करेगा वो उसी जाति में शामिल हो जाएगा। और आपकी उत्तर वैदिक काल में हो गई जन्म पर आधारित, बेस्ड ऑन बर्थ, यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। देखो कर्म के आधार पे ये डिफाइन किया गया था, आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से मेरी बात सुननी है। और वो क्या सुननी है कि पूर्व वैदिक काल में यानी जो प्री वैदिक पीरियड है वहां पर कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान देने का काम करेगा, जो यज्ञ करेगा, हवन करेगा, वो ब्राह्मण, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई रक्षा करेगा तो वो क्षत्रिय होगा, चाहे वो कोई भी हो। कोई आपका व्यापार करेगा तो वो वैश्य होगा, और अगर कोई उन तीनों की सेवा करेगा तो वो शूद्र होगा। तो जाति आधारित होती थी कर्म के आधार पे, लेकिन आगे चलकर जब उत्तर वैदिक काल में हम जाएंगे तो कहा गया कि कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर। अगर ब्राह्मण के घर में बेटा पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, अगर क्षत्रिय के घर में बेटा हुआ है तो वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, राजा का बेटा राजा ही होगा। यानी जन्म पर आधारित हमारी जाति को कर दिया, और आज भी हमारी जाति कैसी है, जन्म पर आधारित है। आप किसी ब्राह्मण के घर में पैदा होगे तो ब्राह्मण ही कहलाओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए, करते रहो बेटा कॉपी पेस्ट। आपको अगर नहीं समझ आएगा तो फिर आपके साथ यही इलाज है, करो जितना कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जाति व्यवस्था ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा जाता है कि क्या यहां पर विधवा पुनर्विवाह होता था, क्या यहां पर विधवा पुनर्विवाह होता था, जिसको हम कहते हैं विडो रीमैरिज।
विडो री मैरिज, यानी महिला के पति के मरने के बाद क्या महिलाएं इस समाज में शादी कर सकती थी? ऑफ कोर्स कर सकती थी। ध्यान रखना कि महिला क्या करती थी? देवर से शादी कर लेती थी, देवर से शादी कर सकती थी। और आज भी ये कॉन्सेप्ट आपके समाज में चलता है, ये आज भी बहुत जगह पर चलता है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो उसका अगर देवर होता है जो उससे उम्र में बहुत कम छोटा होता है या लगभग उसी की उम्र का होता है, तो देवर के साथ शादी कर दी जाती थी। ठीक है, तो यहां पे जब विधवाओं की शादी होती थी तो भाई सती प्रथा की जरूरत ही नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज हम कह सकते हैं मैम यहां पर होती थी, अपने देवर से ही यहां पर विधवा जो है वो शादी कर सकती थी, देवर से। क्या यहां पर इंटरकास्ट मैरिड होती थी? क्या यहां पर इंटरकास्ट मैरिज होती थी, जिसे हम कहते हैं कि आपका कह सकते हैं अंतरजातीय विवाह? बताओ अंतरजातीय विवाह किसको कहते हैं? अंतरजातीय विवाह या इंटरकास्ट मैरिज किसको कहते हैं? देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। इंटरकास्ट मैरिज क्या यहां पर होती थी? ठीक है, ये आप बताएंगे। और क्या, और यहां पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो बेटा जी महिलाओं की स्थिति इस समय तक अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति इस समाज में अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आती है आपके वैदिक काल के बाद में, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, है ना। और आपको मैं बताऊं कि मैम यहाँ पे अदर कास्ट में शादी करना मतलब लव मैरिज करना एक तरीके से, तो इंटरकास्ट मैरिज यहां पर होती थी। हाँ यहां पर होती थी, आप लिखेंगे हाँ, इसमें लव मैरिज होती थी, इंटरकास्ट मैरिज होती थी, यानी दूसरी जाति में विवाह हो सकता था। यह आपको ध्यान रखना है, यह आप पता रख यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। अब देखिएगा यहां पर प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहां पे एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि ये आपका यहां पर एक बेसिक सी चीजें थी जो हमने इस समाज के बारे में पढ़ी हैं, जो हमने इस समाज के बारे में पढ़ी हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ऋग्वैदिक कालीन राज व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक कालीन राज व्यवस्था, राज व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में किस तरीके की यहां पर पॉलिटिकल सिस्टम था? तो अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम इसके बाद में बात करते हैं तो देखो यहां पर एक होता था कुल, पहले मैं लिख दूं फिर समझाती चलूंगी। एक होता था ग्राम, एक होता था विश्व, ठीक है, एक होता था बेटा जी जन, और एक होता था राष्ट्र, एक होता था राष्ट्र। अब देखो आप आज क्या कहते हो? फैमिली। कुल को क्या कहा जाता है आज के समय पे? मैम जो कुल है इसको आज के समय पर कहा जाता है परिवार, यानी कि फैमिली कहा जाता है। और जो फैमिली है इसका जो हेड होता था, यानी इसका जो प्रधान होता था, उसको कहा जाता था कुलपा। क्या कहते थे बेटा जी? कुलपा कहते थे। तो हेड ऑफ फैमिली को क्या कहते थे? कुलपा। जो पूरी फैमिली का हेड होता था उसको कहा गया था मैम कुलपा। तो कुल किसको कहा जाता है? मैम परिवार को कहा जाता है। और परिवार का हेड कौन हुआ करता था? कुलपा होता था। और बेटा ध्यान रखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए कि यहां पर जो कुलपा होता था या जो ये कुल का मुखिया होता था, तो कुल क्या होती थी? कुल आपकी यहां पर सबसे छोटी इकाई थी। कुल क्या थी? इसमें सबसे छोटी इकाई अगर आपकी ऋग्वैदिक काल में कोई थी तो वो कौन सी थी? कुल हुआ करती थी।
और आपकी जो सबसे बड़ी इकाई है वो हुआ करती थी राष्ट्र। सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी बेटा जी? तो वो हुआ करती थी मैम राष्ट्र, जिसे हम आज के समय पे नेशन या देश के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में बेटा कुल से क्या बनता था? परिवार से मिलकर क्या बनता है? गांव बनता है। तो ये ग्राम मतलब गांव है। आप गांव भी इसको कह सकते हैं। और इसका जो हेड होता था उसको कहते थे ग्रामीणी। क्या कहते थे बेटा जी? ग्रामीणी कहते थे मैम इसके हेड को। गांव में जैसे आज के समय आप इसको मुखिया कहते हो, आज आप ग्रामीणी को क्या कहते हो? आज मैम हम इसको मुखिया कहते हैं, लेकिन उस समय पर बेटा जी इसे ग्रामीणी कहा जाता था। उस समय इसको क्या कहते थे? ग्रामीणी कहा जाता था। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर गांव से क्या बनता है? गांव से बनकर मैम तहसील बनती है। तहसील से क्या बनता है? जिले बनते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे गांव से मिलकर क्या बन रही है? तहसील। तो जो आपका विष है, इस विष के हेड को क्या कहते थे मैम? यहां पर विषपति कहते थे। क्या कहते थे बेटा जी? विषपति कहते थे। और जो जन है, जन के हेड को क्या कहते थे मैम? जन के हेड को राजा या सरदार कहा जाता था। और जो जन हुआ करता था इस समय पर, जो जन हुआ करता था इस समय पर, वो आपकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई थी वैदिक काल में। सबसे महत्वपूर्ण इकाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ ऋग वैदिक काल आपका कौन सा था? तो वो होती थी जन। ठीक है, तो कुल आपका कुलपा, और आपका ग्राम ग्रामीणी, विष विषपति, जन राजा, और आपका राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई। और पता है इसको क्या कहते थे? इस पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को कहते थे आर्यों का पंचजन। क्या कहते थे बेटा इसको? कि ये था मैम आर्यों का पंचजन। पंचजन क्यों? क्योंकि 5 इकाई हैं। आज के समय पे हम देखेंगे तो आज के समय पे मैम सबसे पहले होती है फैमिली, परिवार होता है। परिवार से क्या बनता है? गांव बनता है। गांव से क्या बनता है? तहसील बनती है। तहसील से क्या बनता है? जिला बनता है। जिला से क्या बनता है? राज्य बनता है। और राज्य से मिलकर क्या बनता है? तो मैम राष्ट्र या देश बनता है। तो ये हमारा आज का है, ये आज का सिस्टम है, ये आज का सिस्टम है। ठीक है, आप यहां से परिवार, गांव, जिला, राज्य, राष्ट्र, ये तहसील आप हटाना चाहो हटा सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पे परिवार, परिवार से गांव, गांव से आपका क्या बनेगा? जिला, जिला से आपका क्या बनेगा? राज्य, राज्य से क्या बनेगा? राष्ट्र। तो यहां पे जो विष है बेटा जी, ये जिले से यहां पे आपकी बात की गई है। ठीक है, तो ये आपका यहां पे पूरा सिस्टम है कि परिवार, परिवार से गांव, गांव से आपका जिला, जिला से राज्य, राज्य से राष्ट्र। तो यहां पे ये परिवार हो गया, ये गांव हो गए, ये आपका जिला, ये आपका राज्य, ये आपका राष्ट्र हो गया। ठीक है, हाँ कृष्णा, ब्लॉक, उसको ब्लॉक भी कह सकते हैं, खंड, ब्लॉक। तो यहां पे सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? राष्ट्र। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होती थी? जन, आपकी जिसका हेड होता था राजा। ठीक है, हाँ बेटा, ब्लॉक भी होते हैं, खंड भी होते हैं, वो आज के समय की व्यवस्था है, मैं इस समय की व्यवस्था की बात कर रही हूं। बेटा आज के समय पे जो हेड ऑफ नेशन है उसको आप राष्ट्रपति कहते हैं, यहां पे हेड ऑफ नेशन नहीं था कोई भी। हेड ऑफ नेशन आज होते हैं, आज राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। लेकिन इस समय प्रेसिडेंट थे? नहीं थे। होते तो फिर मैं आपको बताती ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? थम्स अप करो जल्दी से।
ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि जैसे हमारी एक पर्टिकुलर भाषा है, तो आर्यों की भाषा थी, तो आर्य अपनी भाषा में किसको क्या कहते थे? आर्य अपनी भाषा में किसको क्या कहते थे? तो देखो, हम एक वर्ड, एक हेडिंग डालेंगे यहां पर, प्रमुख शब्द, यानी कि मेन वर्ड्स, मेन वर्ड्स, प्रमुख शब्द। बेटा ध्यान से पढ़ो, बहुत धीरे धीरे आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो एक वर्ड ये बोलते थे पुष्प, पुष्प ये किसको बोलते थे? दुर्गपति को। अब मुझे ये पहले तो ये बताओ कि दुर्ग क्या होता था? दुर्गपति, ठीक है, या फिर इसको कई बार बोला जाता था पुरप। मैम आपने कल बताया था कि दुर्ग होते थे एक तरीके की सुरक्षा की दीवारें। अब उन दीवारों की सुरक्षा करने के लिए उसका जो हेड बनाया जाता था उसको क्या कहते थे? पुष्प। पुष्प का मतलब है दुर्गपति या पुरप। तो ये इनकी अपनी भाषा हुआ करती थी। तो ये लोग पुष्प किसको, जैसे हम आज पूछे पुष्प तो आप कहोगे मैम पुष्प मतलब फूल होता है, लेकिन इनकी भाषा में पुष्प का मतलब होता था प्यारे बच्चे दुर्गपति, यानी कि पुरप। आप दुर्गपति कह लो, पुरप कह लो, पुष्प कह लो, यानी जो आपका किले होते थे, जो दुर्ग होते थे, उनकी सुरक्षा के लिए जो हेड बनाया जाता था उसको कहते थे दुर्गपति। ठीक है मैम, हेडिंग लिख दीजिए, लिखा हुआ है बेटा, देख लो जरा। प्रमुख शब्द, तो किसके प्रमुख शब्द? ऋग वैदिक काल के। आप वैदिक सभ्यता ही तो पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो एक होता था स्पष्ट। स्पष्ट किसको बोलते थे ये लोग? बेटा गुप्तचर को। एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगी आपको। गुप्तचर को इंग्लिश में बोलते हैं स्पाई। अब ये गुप्तचर क्या होते थे मैम? बेटा गुप्तचर ऐसे लोग होते थे जो आपका सीक्रेट तरीके से राजा के लिए काम करते थे। अगेन रिपीट करती हूं मैं कि मैम स्पष्ट या गुप्तचर उनको कहते थे जो चुपके से राजा के लिए काम करते थे। छुपके क्यों? क्योंकि इनका काम छुपके करने ही वाला था। ये लोग क्या करते थे बच्चा, कि जो आपके गुप्तचर होते थे इनका काम था कि जो भी उनका राजा है उस राजा के खिलाफ कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है, कोई भी उनके खिलाफ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो जैसे मान लो राजा को मारने की बात चल रही हो या राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा हो, तो ये एक तरीके से जासूस हुआ करते थे जो सीक्रेट तरीके से राजा की सुरक्षा के लिए काम करते थे। अगर राजा के खिलाफ कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी तो उसकी सूचना ये राजा को देते थे, ताकि राजा मतलब राजा जल्दी से जल्दी उस चीज को खत्म कर सके, उस पे एक्शन ले सके। तो आपको ये ध्यान रखना है, आज भी आपके यहां पर इस तरीके के ऑफिसर्स काम करते हैं जो कि छुपकर काम करते हैं। किसके लिए? आपकी सरकार के लिए। तो उस समय सरकार कौन था? राजा। उस समय सरकार कौन था? राजा। सब कुछ उस समय राजा हुआ करता था। तो उनको कहते थे, ये गुप्तचर को कहते थे स्पष्ट। एक होता था बेटा ब्राजपति। ब्राजपति, तो ब्राजपति मैम ये किसको कहते थे? ये कहते थे मैम गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि का अधिकारी, इसको कहते थे मैम ये ब्राजपति। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसी भूमि जहां पर गाय चरने आती थी, तो पहले के समय पे राजा जो है वहां पर भी एक हेड बनाते थे कि किस किस की गाय चरने आ रही है, किस किस के पशु किस मात्रा में यहां पर चारा खा रहे हैं, और फिर उससे भी टैक्स लेते थे। इनको भी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे आगे देखिए, ब्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी। अंकित, जो चीजें दोनों में कॉमन हैं वो दोनों में ही है। उत्तर वैदिक काल में जैसे मैंने आपको यहां पे डिफरेंस कराया कि पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था, तो मैंने यहां बांट दिया। तो जहां पे अलग अलग होंगी चीजें वहां मैं अलग अलग आपको बताऊंगी। ये पूरा आपका वैदिक काल का कॉमन टॉपिक चल रहा है बेटा। जहां पर अब जैसे अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगी देवताओं के बारे में, तो फिर मैं आपको देवता भी बांटकर बताऊंगी कि उत्तर वैदिक काल में क्या था और पूर्व वैदिक काल में क्या था। लेकिन जो दोनों में कॉमन है वहां बार बार थोड़ी लिखती रहूंगी मैं, कॉमन तो बेटा दोनों में कॉमन है, ठीक है। आगे आइए,
तो ब्राजपति गोचर भूमि का अधिकारी हुआ करता था। एक है बेटा जी, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया था अघन्या, और अघन्या का मतलब है ना मारा जाने वाला पशु, ना मारा जाने वाला पशु, ना मारा जाने वाला पशु। और ये ना मारा जाने वाला पशु इन्होंने किसको माना? गाय को। और बेटा जी गाय यहां पर एक संपत्ति हुआ करती थी, गाय इस सभ्यता में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, और गाय के लिए युद्ध हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि बेटा जी गाय दूध देती है, गाय को इन्होंने माता का दर्जा दिया और गाय को एक संपत्ति माना। और जैसे आपके आज के समय पे प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं घरों में, भाई भाई में, रिश्तेदारों से, ऐसे ही यहां पर गाय एक संपत्ति थी, एक प्रॉपर्टी थी, और गाय के लिए यहां पर झगड़ा होता था। और इसे क्या कहा गया? यहां गाय नहीं कहते थे, यहां कहते थे अघन्या। तो ये जो गाय हमारी माता है वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा? इससे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई स्पष्ट किसको कहते हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे, या फिर ना मारा जाने वाला पशु उसे क्या कहते हैं। ऐसे ही आपकी एक फसल है जौ, उसको इन्होंने कहा यव, तो यव किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा ये आर्यों की भाषा है और ये आपकी सिंपल भाषा है। ये गाय को क्या कहते थे? अघन्या। ये आपका गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे? ब्राजपति। ये गुप्तचर को क्या कहते थे? मैम गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे। तो इनकी भाषा है ये, इनकी भाषा के जो प्रमुख शब्द हैं वो मैं आपको बता रही हूं जो यूपी में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे और कौन सा वर्ड हम देखेंगे, धीरे धीरे आपको सारे वर्ड पता चल जाएंगे। एक होता था मैम भागदुह, भागदुह। अब ये क्या होता था भागदुह? तो मैम राजस्व कर, राजस्व कर यानी रिवेन्यू टैक्स। राजस्व कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवेन्यू टैक्स। राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी, एकत्रित करने वाला अधिकारी। अब मैं आपको बता दूं, अधिकारी को इंग्लिश में कहते हैं ऑफिसर। तो एक ऐसा ऑफिसर जो क्या करता था? टैक्स वसूल करता था, तो उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे मैम भागदुह। पहले के समय राजा टैक्स लेते थे, बिल्कुल लेते थे। राजा जब तुम्हारी सुरक्षा करेगा, उसके लिए सेना रखेगा, उसके लिए जब सेना रखेगा तो उसे सेना को वेतन भी देगा, तो जब तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है तो टैक्स भी तो तुमसे लेगा। तो भागदुह किसको कहते थे मैम? राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी, मतलब जो टैक्स इकट्ठा करता था, जो पैसा राजा के लिए इकट्ठा करता था, उसको कहते थे हम। ठीक है, आगे देखिएगा, भागदुह के बाद एक वर्ड यूज हुआ है उग्र। उग्र किसको कहते हैं? तो उग्र कहा जाता था बेटा जी अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी, अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। यानी एक ऐसा ऑफिसर जो क्रिमिनल्स को पकड़ता था, उसे पुलिस नहीं कहते थे, उसे यहां पर क्या कहते थे? उग्र कहते थे। आज के समय पे आप क्या कहते हो? पुलिस कहते हैं, लेकिन इस समय क्या कहते थे? उग्र कहते थे। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। एक शब्द होता था मैम यव। यव किसको कहते थे? ये लोग जिसे हम जौ कहते हैं, जौ को ये यव कहते थे। एक फसल होती है आपकी गेहूं, उसको ये कहते थे गोधुम। क्या कहते थे बेटा जी? गोधुम, गेहूं को कहते थे। फिर एक आपका शब्द पूछा गया है ब्रीही, ये यूपी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको कहते थे धान। ब्रीही को क्या कहते थे? ब्रीही कहते थे मैम ये धान को। एक वर्ड इन्होंने यूज किया उर्वरा। उर्वरा किसे कहेंगे मैम? एक वर्ड इन्होंने यूज किया उर्वरा। उर्वरा मतलब उपजाऊ भूमि, मतलब ऐसी भूमि जहां पर कृषि की जा सके। तो मैम ऐसी भूमि को कहते हैं कृषि भूमि, लेकिन ये कहते थे उर्वरा, मतलब जो उपज देती है, मतलब जहां पर कृषि की जा सकती है उसको ये मैम कहते थे। यहां पे आप ध्यान रखेंगे कि मैम उर्वरा। ठीक है, उसके बाद बेटा जी आगे हम बात करते हैं। तो एक वर्ड होता था गविष्टि। एक वर्ड ये यूज करते थे गविष्टि। और गविष्टि किसको कहते थे? तो गविष्टि जो शब्द है, इस गविष्टि शब्द का प्रयोग, गविष्टि इस शब्द का प्रयोग ये करते थे गायों की खोज,
गायों की खोज के लिए या फिर बेटा जी गायों के लिए युद्ध के लिए? गायों के लिए युद्ध। क्यों होता था गायों के लिए युद्ध? क्योंकि मैम गाय एक प्रॉपर्टी थी, तो इसके लिए ये वर्ड यूज करते थे गविष्टि। क्या यूज करते थे? गविष्टि। ठीक है, एक मिनट, यहां पे मात्रा ठीक कर देना। गविष्टि एक वर्ड यूज करते थे, ये वाप्ता। वाप्ता बेटा जी जिसको आज आप बोलते हो बार्बर यानी नाई। ठीक है, जिसको आप बोलते हो बार्बर यानी कि नाई। ठीक है, बाप्ता यानी कि नाई। एक होता था वर्ड यूज करते थे ये करब। करब किसको कहते थे मैम? ये करब कहते थे बेटा जी जो खाद्य पदार्थ होते थे, जो खाने पीने की चीजें होती थी, उनको ये बोलते थे करब। खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीजों को ये क्या बोलते थे? करब। उसके बाद में एक होता था वर्ड धन्व। धन्व को क्या बोलते थे? धन्व को बोलते थे मैम, ये मरुस्थल को धन्व बोलते थे। हम जिसको आज डेजर्ट बोलते हैं, जिसको हम आज मरुस्थल बोलते हैं, उसको ये लोग क्या बोलते थे? उसको मैम ये लोग धन्व बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चे? धन्व बोलते थे। ये आपको ध्यान रखना है। एक वर्ड यूज करते थे ये परावत। और परावत ये किसको कहते थे? समुद्र को, जिसे आज आप समुद्र या ओशियन कहते हो। समुद्र को ये क्या कहते थे? परावत, कि भैया परावत है ये। परावत किसको बोलते थे ये लोग? समुद्र को। ठीक है, अब मैं ये आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अब मैं आपको बताऊंगी इनका प्रमुख पशु कौन सा था, इनका प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था। तो इसमें आपके इस तरीके के ये जो वर्ड्स हैं, ये मैंने वो वर्ड्स बताए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यूपी में पूछा गया है? जी हाँ, पूछा गया है, तभी आपको मैंने लिखवाया है। मोहित कह रहे हैं ये पेपर में आता है बेटा? हाँ आता है, इसीलिए तो आपको बताया है। बच्चा कह रहा है, प्रदीप कह रहे हैं मरुस्थल क्या है? बेटा जी जैसे थार मरुस्थल एक डेजर्ट, आपको ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ाया जाएगा मरुस्थल के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, यहां पे लिख लीजिए और लिखकर मुझे बताइए फटाफट। बेटा ये कैसा क्वेश्चन है कि ये एग्जाम में आएगा? ऑफ कोर्स जो एग्जाम में आएगा वही मैं पढ़ा रही हूं। हो गया है, आगे देखिए। और आपको बहुत स्लो पढ़ा रही हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके लिए ये चीजें एकदम नहीं होंगी। अब जैसे ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में अगर हम बात करते हैं, तो भाई इनके प्रिय देवता कौन थे? एक तो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इनके प्रिय देवता कौन थे? एक क्वेश्चन आएगा, इनका प्रिय पशु कौन था? प्रिय पशु कौन था? इनका प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? प्रमुख पेय पदार्थ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हमें जानने हैं। फिर हम देखेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियां, कि ऋग्वैदिक काल के समय कौन कौन सी नदियां हुआ करती थीं, जिनको आप वर्तमान में क्या क्या कहते हैं। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं तो प्रिय देवता थे इनके इंद्र। और इंद्र को बेटा जी युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इंद्र को क्या कहते हैं? युद्ध का देवता या युद्ध के देवता। कौन थे बेटा जी इनके प्रमुख देवता? इंद्र, जिन्हें युद्ध का देवता भी कहा जाता है। प्रिय पशु कौन सा था? मैम घोड़ा, यानी कि हॉर्स। और प्रमुख पेय पदार्थ क्या था इनका? सोमरस। और इन्होंने सोमरस के बारे में यह भी कहा, ना पिया जाने वाला पदार्थ, ना पिया जाने वाला पदार्थ। तो वो कौन सा पदार्थ है? सोमरस। क्यों मैम? इसका नाम तो बड़ा प्यारा है, सोमरस।
तो ये इसे पीने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि जिसे आज आप शराब कहते हैं उसे इस समय क्या कहते थे? सोमरस, है ना? कितना प्यारा सा नाम है। तो हमें लग रहा है अरे वाह सोमरस है, कितना अच्छा होता होगा, तो क्यों मना कर रहे हैं कि नहीं पीना है? क्योंकि बेटा जिसको आज आप शराब कहते हो उसको ये लोग सोमरस कहते थे। क्लियर यहां तक? ये आपको ध्यान रखना है। आगे प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप यहां पे देखेंगे और एक हेडिंग देंगे, ऋग्वैदिक कालीन नदियां। क्या लिखेंगे? ऋग्वैदिक कालीन नदियां। ऋग्वैदिक कालीन नदियां, यानी अब हम रिवर्स के बारे में बात करेंगे कि इस समय पर ऋग्वेद में किस किस नदी का जिक्र है और उन्हें किस किस नाम से जाना जाता था इस समय पर। बच्चे ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप एक नदी का नाम मेरे मुंह से सुन चुके हैं, परुष्णी। परुष्णी नदी आज के समय जिसे आप कहते हैं रावी नदी। क्या कहते हैं? रावी नदी। एक इनके भाषा में होती थी वितस्तता, आज के समय आप इसे क्या कहते हैं? झेलम। वितस्तता मतलब झेलम। एक होती थी बेटा जी यहां पे कहते थे सदा नीरा, आप इसको कहते हैं गंडक। क्या कहते हैं आप इसको? गंडक। एक होती थी बेटा जी द्वशदत्ती, द्वशदत्ती को आज आप क्या कहते हैं? मैम घग्घर नदी कहते हैं। घग्गर हम आज के समय पे कहते हैं, इधर वाले वर्तमान में और इधर वाले ऋग्वैदिक काल के समय में। आपको मैंने बताया था परुष्णी या रावी नदी के किनारे पर एक युद्ध हुआ था। जल्दी से बताओ कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत बढ़िया, अभी तो सिलेबस शुरू हुआ है और अभी से तुम्हारा क्वेश्चन आने लग गया कि सिलेबस खत्म कब होगा। बहुत सही, तुम तो एकदम महान से भी महान बच्चे हो, है ना? द्वशदती यानी कि हम कह सकते हैं घग्गर। कितने दिन हुए हैं तुम्हारा सिलेबस शुरू हुए जो तुम्हारा ये क्वेश्चन आने लग गया? बहुत बढ़िया मैम, दसराग्य युद्ध हुआ था। दसराग्य युद्ध हुआ था, वेरी गुड। तो द्वशदत्ती को आज आप क्या कहते हैं? मैम इसको हम कहते हैं घग्गर। एक होती थी बेटा, एक मिनट, घग्गर। एक इस समय पर नदी होती थी आपकी जिसे हम कहते हैं क्रमु, और आप आज के समय उसे कहते हैं कुर्रम। क्या कहते हैं? कुर्रम। एक होती थी बेटा जी इस समय पर कुभा, आज के समय हम उसे क्या कहते हैं? काबुल। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। उसके बाद में एक होती थी सुवस्तु, जिसे आज आप कहते हैं स्वात नदी। सुवस्तु को क्या कहते हैं? स्वात नदी। एक होती थी बेटा जो कई एग्जाम में पूछी गई है, अस्किनी। अस्किनी जिसे आज वर्तमान में आप चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। अस्किनी को क्या कहते थे? चिनाब कहते थे। वेरी गुड मैम, 7वें मंडल में। बहुत बढ़िया अजय कुमार, शाबाश। उसके बाद में बेटा जी गोमत, ठीक है, क्या होती थी? गोमत। तो इसको क्या कहते हैं आज के समय पे? गोमती। गोमती के नदी के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ। पहले बहुत पूछा जाता था कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। एक होती थी बेटा जी विपाशा, विपाशा जिसे आज के समय पे आप कहते हो व्यास नदी। एक होती थी बेटा जी शतुद्री, जिसे आज के समय पे आप कहते हो सतलज नदी, जो आपके इसके किनारे पर कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? बताओ। सतलज नदी के किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक होती थी बेटा सिंध हिरब हिरण्य, क्या कहते थे? इसे सिंध कहते थे, हिरब कहते थे, हिरण्य कहते थे। तो ये सब किसके लिए नाम यूज किए गए हैं? ये सब नाम यूज किए गए हैं मैम सिंधु नदी के लिए, सिंधु नदी, ठीक है। और एक आपकी नदी है जिसे कहा गया है देवितमा, मातेतमा।
देवी के समान, माता के समान, और उसे कहते हैं आप सरस्वती नदी, जो आज के समय पर विलुप्त हो चुकी है। बहुत बढ़िया मैम, रोपड़ है। शाबाश जिन बच्चों ने कहा है रोपड़, जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर हमें देखने के लिए मिलता है। ये आपकी नदियां हैं, वो आपके ऐसे वर्ड्स थे वो जो डेली में यूज करते थे। और अब एक क्वेश्चन यहां पे बहुत ही फैक्चुअल पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है। जैसे आर्य शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा गंगा शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है, इंद्र शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक लिखिए बच्चे और लिखकर फटाफट बताइए मुझे। लिख लिया बेटा, अब लिखिएगा। ऋग्वेद में प्रयोग होने वाले शब्द। ऋग्वेद में प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे एक वर्ड है आर्य, तो इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? 36 टाइम्स, 36 बार। कितनी बार हुआ है? 36 बार हुआ है। फिर एक हमने पढ़े इंद्र देवता, 250 टाइम्स। अग्नि देवता यानी कि आग के देवता, 200 टाइम्स। ठीक है, कितनी बार? 200 बार अग्नि शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान शिव जो थे उनके नाम का वर्णन 3 बार इनका प्रयोग हुआ है। सिंधु नदी का कितनी बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है? 55 टाइम्स, 55 बार। यमुना नदी का कितनी बार? 3 टाइम्स। सरस्वती नदी का कितनी बार? 50 टाइम्स। ठीक है, और बेटा जी आपका पिता शब्द का प्रयोग फादर 335 टाइम्स, माता शब्द का 234 टाइम्स, 234 बार। कृषि शब्द का 33 बार, कृषि 33 टाइम्स। एक होती थी बेटा जी यहां पर सभा, और एक होती थी बेटा जी यहां पर समिति। अभी मैं बताऊंगी कि ये क्या थी, सभा और समिति। ठीक है बेटा जी, आपको मैं बता दूं, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आर्य शब्द का प्रयोग 33 टाइम्स हुआ है, तो राजपूत और हरिओम यादव 36 और कहीं कहीं पर 33 भी मिलता है, लेकिन आपका 36 ज्यादा माना गया है। मैं आपको पहले ही बता दूं क्योंकि मुझे पता था कि 33 जरूर आएगा। तो 33 या 33, 36 टाइम्स, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा। ज्यादातर बेटा 36 माना जाता है। कृषि शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? मैम 33 टाइम्स हुआ है। अब जो लिखा है सभा और समिति, इनका प्रयोग कितनी बार? तो सभा शब्द का प्रयोग 8 बार और समिति शब्द का 9 बार। मैं भी आपको समझाऊंगी सभा समिति क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो राष्ट्र शब्द है यानी कि नेशन, राष्ट्र शब्द है, इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? 10 टाइम्स। गंगा एक नदी है, इसका प्रयोग कितनी बार हुआ है? 1 टाइम। इसीलिए ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये कितनी बार पूछा जाता है? 1 टाइम पूछा जाता है। उसके बाद में जन शब्द का प्रयोग, जन 275 टाइम्स, 275 टाइम्स। और एक भगवान विष्णु है, तो भगवान विष्णु जो वर्ड है ये आपका 100 टाइम्स।
अब देखो यहां पे ध्यान से कि सभा और समिति क्या होता है, मैम ये समझा दो। देखो बेटा, जो सभा होती थी, सभा की जब मैं बात करती हूं तो इसमें क्या होते थे कि जो वृद्ध लोग हैं, यानी जो ओल्ड पर्सन्स हैं, वृद्ध लोग इसमें भाग लेते थे। और सारे वृद्ध भाग नहीं लेते थे, वृद्ध लोग इसमें भाग लेते थे। और ये वृद्ध लोग कौन होते थे? कौन होते थे ये वृद्ध लोग? ऐसे वृद्ध लोग जो क्या करते थे, राजा को सलाह देते थे, राजा को सलाह देते थे। तो ऐसी सभा जिसे राजा को सलाह देने के लिए बनाया जाता था, उसे हम सभा कहते थे। और इसमें केवल वृद्ध लोग ही भाग लेते थे। लेकिन बेटा, आपकी जो समिति है, ठीक है, समिति, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो समिति में बेटा जी आम लोग भाग लेते थे, यानी कि सारे जो जनरल पीपल होते हैं, आम लोग भाग लेते थे। और यहां पर ये क्यों होती थी? तो डिस्कशंस के लिए, चर्चा के लिए। और आपको एक नोट डाल के लास्ट पॉइंट लिख देना है कि जो सभा और समिति हैं, सभा और बेटा जी समिति, इन दोनों को अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। 2 पुत्रियां यानी 2 डॉटर्स, पुत्रियां मतलब डॉटर्स, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये आज की क्लास पे हम विराम लगाते हैं। कल हम इसमें आगे की तरफ पढ़ेंगे। और हाँ बेटा, यमुना का 3 टाइम्स 3 तो लिखा है मैंने, लव कुमार, ठीक है। अनितेश, किसका टाइम पीरियड लिखवा दूं? कौन सा टाइम पीरियड बोल रहे हो आप? जहां जरूरत है वहां लिखवाया गया है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता जहां तक है आपका कल खत्म हो जाएगा बच्चे। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम महाजनपद पढ़ेंगे। महाजनपद क्या हुआ करते थे, क्या चीजें हुआ करती थी, कौन कौन से हुआ करते थे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड आपका गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। क्लास अच्छी लगी हो तो स्माइल करके ज़रूर जाइएगा। हाँ बेटा जी, कल भी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी।